गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग देश का अभी तक हम लोगों ने इसका जीवन परिचय पढ़ा था, कवि परिचय, इनके बारे में जाना था, इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने क्या किया कि तुलना की गई, किससे की गई थी इनकी तुलना। यहाँ पर एक सौंदर्य को अलंकृत रूप में करने के लिए चित्रण प्रस्तुत किया और दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि का जो भाव होते हैं उसकी अभिव्यक्ति किस तरह से होती है उसके बारे में इन्होंने बताया। ठीक, तब इनका हम ये व्याख्या और संदर्भ सहित देखते हैं। ठीक, पहला है आपका यहाँ पर पहला है फाइनी देव साहनी। ठीक, इसका संदर्भ आपका हो जाएगा प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्य क्षितिज काव्य खंड काव्यखंड के पाठ से पाठ सवैया कवित्व से लिया है। कवित्व से लिया है। इसके कवि देव हैं। ये हो गया आपका संदर्भ। प्रसंग आपका हो जाएगा प्रस्तुत सवैया में कवि देव ने कृष्ण के रूप में कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। ठीक, ये आपका संदर्भ और प्रसंग हो जाएगा। उसके बाद आपका रहता है व्याख्या। ठीक है, इसके बाद आपका क्या रहेगा? व्याख्या। तो लिख लीजिए। रख करें।
रफ करते हैं। अब इसके बाद हम लोग व्याख्या देखेंगे इसकी। इसकी व्याख्या हो जाएगी कवि के अनुसार, कवि के अनुसार श्री कृष्ण, कवि के अनुसार श्री कृष्ण के पैरों में बजती हुई पायल बहुत ही मधुर ध्वनि पैदा कर रही, बजती हुई पायल बहुत ही मधुर ध्वनि पैदा कर रही है। उसके बाद है आपका उनकी कमर में बंधी हुई करधनी जब हिलती है तो उससे निकलने वाली किन-किन की आवाज भी बड़ी ही सुरीली लगती है, ठीक। उसके बाद कोई नहीं है। उसके बाद यहाँ तक हो गया। आगे है इसके सुरीली लगती है उनके सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र बहुत ही जच रहा है। उनके गले में पड़ी पुष्पों की माला देखते ही
देखते ही बनती है। श्री कृष्ण के माथे पर, श्री कृष्ण के माथे पर मुकुट, मुकुट है। और उनके चांद रूपी, और उनके चांद रूपी, चांद रूपी मुख से, मुख से मंद मुस्कान, मुस्कान मानो, मानो चांदनी के समान, मानो चांदनी के समान फैल रही है। चांदनी के समान क्या कर रही है? फैल रही है। फिर आगे है, उनकी बड़ी बड़ी आंखें चंचलता से, चंचलता से भरी हुई है। ठीक, और नीचे लिख लीजिएगा जो उनके मुख पर क्या कर रही है? चार चांद है। लास्ट लाइन आपकी क्या हो जाएगी इसके बाद? चंचलता से भरी हुई है। और लास्ट में क्या लिखोगे? जो उनके मुखमंडल पर, मुखमंडल पर चांद, चार चांद लगा रही है। कवि के अनुसार, कवि के अनुसार ब्रिज दूल्हे श्री कृष्ण इस संसार रूपी, इस संसार रूपी मंदिर में किसी, किसी दिए के भांति, किसी दिए के भांति प्रज्वलित है। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे जो दो है उसमें हम बता दे रहे हैं, उसको तुम लिख लेना। ठीक है, इसके आगे क्या है? सेकंड पैराग्राफ में है, डार धूम्र पलना बिछवाना नव पल्लव के सुमन छिंघोला
सोहे हैं तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के पतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे, पूरित पराग को उतारो करे राई नौन, कंच कली नायिका लतान सिर फारी दे, मदन महिप जो को बालक बसंत ही, रतही जगावत गुलाब चटकारी दे। इसका क्या अर्थ लिखोगे? संदर्भ आपका पहले वाला ही रहेगा। प्रसंग में लिखोगे कि प्रस्तुत कवित्व में कवि ने वसंत को एक नव शिशु के रूप में, नव मतलब होता है नया, नव शिशु के रूप में दिखाया गया है। उनके अनुसार पेड़ की डालियां वसंत रूपी शिशु के लिए पालने का काम कर रही है, मतलब एक बच्चे को यहाँ पर पाला जा रहा है। इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी कि कवि के अनुसार पेड़ की डाली बालक का झूला है। कवि के अनुसार क्या है? जो पेड़ की डाली है वो क्या है? बालक का झूला है। वृक्षों के नए पत्ते पलने पर पलने वाले बच्चे के लिए बिछा हुआ है। हवा स्वयं आकर बच्चे को झुला रही है। मोर और तोता मधुर स्वर में बालक का मन बहला रहे हैं। कौन? मोर और तोता आकर। कोयल बालक को हिलाती और तालियां बजाती है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो पेड़ की डाली है वो बालक का क्या है? झूला है। और वृक्षों के नए पत्ते क्या है? पलने का काम कर रहे हैं। किसके लिए? बच्चे के लिए बिछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो पत्ते हैं वो बच्चों के लिए बिछा हुआ है। फिर उसके बाद है हवा स्वयं क्या कर रही है? बच्चे को आकर झुला रही है। और मोर और तोता क्या कर रहे हैं? मधुर स्वर में बालक का मन बहला रहे हैं। और कोयल बालक को क्या कर रही है? हिलाती है, तालियां बजवाती है। उसके बाद लिखोगे कवि कहते हैं कि कमल के फूलों से कलियां मानो, कवि कहते हैं कि कमल के फूलों से कलियां मानो अपने सिर पर पराग रूपी पल्ला की हुई है, ताकि बच्चे पर किसी की नजर ना लगे। यहाँ पे जो कमल के फूल हैं उस पे कलियां क्या कर रही हैं? तुलना यहाँ पर किया गया एक तरीके से। यहाँ पे जो कमल के फूल हैं कलियां क्या कर रही हैं? सिर पर पराग की तरह पल्ला की हुई है, घूंघट जिसे कहा जाता है, की हुई है, ताकि बच्चे पर किसी की नजर ना लगे। इस वातावरण में कामदेव का बालक वसंत इस प्रकार बना हुआ है कि मानो वह प्रातः काल गुलाब रूपी चुटकी बजाकर जगा रही है। यहाँ तक आगे हो गया। ये सेकंड रहेगा। और कवित्व का सेकंड का पैसेज का क्या अर्थ रहेगा? सवैया में एक है और कवित्व में दो। फटिक सिलानी सो सुधराए सुधा मंदिर, उधरी धरी को सो अधिकाय उंगे अमृत, बाहर से भीतर लो भीति न दिखाए देव, दूध को सो फैन फैलायो आंगन फरस बंद, तारा सी तरणी तामे ठाड़ी झिलमिल होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद, अरसी से अंबर में आभासी उजारी लागे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चांद। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? प्रस्तुत कवित्व में क्या बताया है? कवि संदर्भ फिर वही रहेगा आपका। प्रसंग आप लोग लिखोगे कि प्रस्तुत कवित्व में कवि देव ने शरतकालीन पूर्णिमा की रात का बड़ा ही हृदयग्राही वर्णन किया है। जो प्रस्तुत कवित्व है उसमें कवि देव ने क्या किया है? शरदकालीन पूर्णिमा की रात का बड़ा ही हृदयग्राही वर्णन किया है। इसकी व्याख्या हो जाएगी चांदनी रात का चंद्रमा बहुत ही उज्जवल और शोभामान हो रहा है।
जो चांदनी रात का चंद्रमा है वो क्या कर रहा है, बहुत ही उज्जवल मतलब चमक रहा है और शोभामान हो रहा है। आकाश में स्फटिक पत्थर से बने मंदिर के समान लग रहा है। उसकी सुंदरता सफेद दही के समान उमड़ रही है। फिर हम बता दे रहे इसमें कि चांदनी रात का जो चंद्रमा है वो बहुत ही उज्जवल और शोभामान हो रहा है। आकाश में क्या है, पत्थर से बने मंदिर के समान लग रहा है स्फटिक। उसकी सुंदरता सफेद दही के समान उमड़ रही है। जो चंद्रमा रोशनी कर रहा है वो क्या है, सफेद दही के रूप में ऐसा लग रहा है, उमड़ रहा है। और मंदिर के आंगन में दूध के झाग के समान, जो मंदिर का आंगन है और दूध के झाग के समान क्या हो रहा है, चंद्रमा की किरणें के समान विशाल फर्श बना हुआ है। आकाश में फैले मंदिर में शीशे के समान पारदर्शी लग रहा है। मतलब जब फैल गया है पूरा, ऐसे लग रहा है दूध का झाग जो होता है वो क्या कर रहा है, विशाल फर्श पर क्या कर रहा है, पारदर्शी लग रहा है। चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरता कृष्ण की प्रेमिका राधा के प्रतिबिंब के समान प्यारा लग रहा है। वो किसके समान प्यारा लग रहा है, कृष्ण की प्रेमिका के समान प्यारा लग रहा है। तो यहाँ तक समझ में आया। तो दोनों का संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिख लेना, ठीक। अब इसमें बता दे रहे हैं आपको यह क्यों लिखा गया है, ये हम बता दे रहे हैं कि दोनों को क्यों लिखा है। यहाँ जो संकलित हुआ था कविता और सवैयों में, एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकार चित्रण देखने को मिला है, इन दोनों की बात की जा रही, किसकी, कविता और सवैया दोनों की बात की जा रही है कि दोनों का जो रूप मिला है वही दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति की। मतलब जो प्रकृति और क्या है, प्रेम का जो चित्रण है उसकी भी अभिव्यक्ति की गई है। पहले सवैये में कृष्ण के राजसी, जो राजा जैसे होते हैं, राजा जैसे लोग होते हैं, रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, जिसमें उस योग का समंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित्व में बसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। जो बालक रूप में है वो प्रकृति के साथ क्या है, एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति की गई है। तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन किया गया। तीसरे में क्या किया गया है, पहले में तो आपका का अलंकारिक चित्रण का दिखाया गया है, दूसरे में प्रेम और प्रकृति का, और तीसरे में क्या किया गया है, पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन किया है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। ठीक, तो ये है आपका देव का पूरा। ठीक, इसमें बता दिया गया है। और यहाँ पे जो बताया है, एक आपका पूछा गया है कि प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगता चांद, इस पंक्ति को क्यों बताया गया था, क्योंकि इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि राधिका की जो सुंदरता है, मतलब राधा जी से मतलब है कि जो राधिका की सुंदरता उज्ज्वलता है, अपरंपार है। जो राधा जी है उसकी जो सुंदरता है वो बहुत ही अपरंपार है, बहुत ही सुंदर है। स्वयं चांद भी उसके सामने इतना तुच्छ और छोटा है। जो चांद भी हमारा वो क्या है, राधा के समान, राधा से कम है, मतलब छोटा है, कि वह उसकी परछाई सा है। जो राधा की सुंदरता है वो चांद क्या है, उसके सामने कुछ भी नहीं, एक तुच्छ है, छोटा सा, तो वो उसकी परछाई ऐसी लगती है।
इसमें क्या कहा गया है, इसमें हीन और तुच्छ दिखाया गया, किसे, चांद को, और किसके सामने, राधा को सामने। ठीक। फिर दूसरा आपका क्वेश्चन है कि चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। इसका आंसर क्या होगा कि कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को निम्न रूपों में देखा है। पहला क्या हो जाएगा, दही से छलकते समुद्र के रूप में, दूध की छाग से बने फर्श के रूप में, और फोर्थ हो जाएगा स्वच्छ शुभ्र दर्पण के रूप में। ठीक, ये क्वेश्चन आंसर भी बता दिए दो। और यहाँ पे एक ये पूछा है कि प्रतहि जगावत गुलाब चटकारी दे। एक लाइन है, इसका स्पष्ट करना है भाव। इस कथन के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जो निजी प्रेम के मधुर क्षण सबके सामने प्रकट करने योग्य नहीं होते हैं, जो निजी प्रेम अपना प्रेम होता है वो सबके सामने प्रकट करने योग्य नहीं है। मधुर चांदनी रात में बिताए गए प्रेम के उजले क्षण किसी उज्जवल कहानी के समान होते हैं। यहाँ पे जो निजी प्रेम के मधुर क्षण होते हैं, जो मीठे पल होते हैं, वो सबके सामने नहीं लाना चाहिए। मधुर चांदनी रात में बिताए गए, जो चांदनी में हम लोग बिताए रहते हैं प्रेम के उजले क्षण को, पल को किसी उज्जवल कहानी के समान होते हैं। यह गाथा बिल्कुल निजी संपत्ति होती है, अतः आत्मकथा में इनके बारे में कुछ लिखना अनावश्यक है। हमें आत्मकथा में इसकी चर्चा करना अनावश्यक है। क्यों? कि जो हमारा निजी प्रेम है, हमारा अपना प्रेम है, वो हमें किसी के सामने नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो हम मधुर पल बिताए रहते हैं उन सामने, साथ में लोगों जिससे हम प्यार करते हैं, या फिर कह सकते हो जिससे हम प्रेम किए हैं, वो सबके सामने लाने की योग्य नहीं होता है। इसको निजी संपत्ति मानकर अपने पास ही रखना चाहिए और इसे आत्मकथा में कभी भी लिखना नहीं चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चन सर करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।